जय हिंद बच्चों। आज आपका कक्षा 10 हिंदी का पेपर था और आज आपने अपने इस पेपर में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने अंकों का आपने पेपर सॉल्व किया है आप ये गैस लगा सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखकर। अतः मैं मेन टॉपिक पर चलता हूँ कि ये जो 801 डीए सॉल्व पेपर है, ठीक है ना, और इसमें दो खंड थे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व आपने किए और खंड जो बा था उसमें आपको रिटर्न लिखना था। तो सीधे खंड आ पर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और मैंने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से बाखूबी आंसर टिक किया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आंसर है शुक्ल युग के। क्वेश्चन बी है, गबन की विधा है, यानी गबन की विधा है तो किस विधा की है? उपन्यास है गबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक है जनशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति है, तो ये कलम का सिपाही रचना किसकी है? ये अमृत राय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की समयावधि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत रचना है, तो साकेत किसकी रचना है? आंसर है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 ईस्वी से अब तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की रचना युगांत नहीं है और बाद बाकी ये है। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पाथ रसमंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? तो पीपर पाथ रसमंडोला में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश सर्ग में जो उपसर्ग है वो है आपका उप। नेक्स्ट है, प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के कितने? प्रत्यय के 2 भेद हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में समास है द्वंद्व समास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची है मीन। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यड़ संधि है बच्चों। नेक्स्ट है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो मधु शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है वो है क्या? मधुनी। नेक्स्ट है, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो पठेदाम धातु का एक वचन एवं पुरुष है प्रथम पुरुष द्विवचन। तो बच्चों ये हुए आपके खंड आ के। नेक्स्ट अब खंड बा को देखते हैं बच्चों। तो खंड बा में देखिए क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपका, आप देख रहे हैं आपका गद्यांश था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन थे तो हम आपको ये सॉल्व करके अभी के भी बताएंगे। तो देखिए पहले डालेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या और फिर जो आपका गद्यांश दिया होता है उसके कुछ शुरुआती शब्द आज हम डॉट 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 और रखेगा। तो देखिए अब ऐसे लिख के फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका जो संदर्भ यानी कि ये किस पाठ से अवतरित है, तो देखिए सबसे पहले हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड खा के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कि रेखांकित सब अंश की व्याख्या। तो देखिए क्या है कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्य पद भारतीयता रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रभावित होता है। तो देखिए जो आपकी रेखांकित शब्द थे ना तो उनका ये हिंदी अर्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका एक पद्यांश दिया होता है और इसी पद्यांश को आप बाखूबी अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप इसी में से आंसर छांटेंगे। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 निर्गुण कौन देश डॉट डॉट डॉट, जैसे कि आप इसमें पेपर में देख रहे हैं।
फिर लास्ट वर्ड हैं क्या आपके, लास्ट वर्ड हैं मति नासी। तो देखिए मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया है, लिखा है क्या, मति नासी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं वो कि उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो बच्चों अगर आपने इस प्रकार से लिखा हो तो आपको पूरे अंक प्राप्त हुए होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा वो पूछ रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश कितना है। देखिए रेखांकित अंश आपका है, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है, कैसो किम रस में अभिलाषी। तो इसका अर्थ वो पूछ रहे हैं। देखिए रेखांकित अंश का, तो देखिए हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश, हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। तो ये था आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ मधुकर शब्द जो है ना उद्धव को कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ साहित्य हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपका जो एक संस्कृत का गद्यांश था, ठीक है ना, तो उसको देखिए पढ़ते हैं कि एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषस्य केंद्र स्थलम अस्ति इति एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रस्तुत मुगल युवराज दारा सिकुः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत् सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां करती। तो देखिए आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना था। तो देखिए कि जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने प्रश्न संख्या 3 डाली होगी, फिर ऐसा नगरी भाषाम कारित, ठीक है ना। अब संदर्भ देखिए क्या है इसका कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये तो रहा इसका बच्चों क्या, ये रहा इसका संदर्भ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए इसकी टोटल की जो व्याख्या होगी, यूं कहें जो हिंदी अनुवाद होगा वो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। तो देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो बच्चों ये था आपका पूरे टोटल इस संस्कृत का अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों बढ़ते हैं। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अथवा वाला सॉल्व करके दूंगा कि किम नु हित्वा प्रभो भवति कित्रुम हित्वा ना सोचती किम ना हित्वार्थम भवति कित्रु हित्वा सुखी भवेता। तो देखिए इसका हम सबसे पहले क्या कि संस्कृत में आपने इसमें क्या पूछा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले इसका हमें देखें क्या संदर्भ। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा वाला, ठीक है ना। तो देखिए किम नु हित्वा डॉट 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 सुखी भवेत। तो इसका संदर्भ देखिए क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है बच्चों वो देखिए क्या है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और फिर देखिए यक्ष क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर शोक नहीं करता, क्या त्याग कर धनवान होता है, क्या त्याग कर सुखी होता है। तो बच्चों ये आपका जो अथवा वाला जो संस्कृत का पद्यांश था इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये जो आपका खंड काव्य है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। तो आपका जो खंड काव्य था वो था कौन सा, वो था आपका जहाँ कौन सा तुमल खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए और या फिर तुमल खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए। तो आपको इन दोनों में से कोई एक खंड काव्य का आंसर देना था जो कि आपने बाखूबी दिया होगा। तो हो सकता है उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया हो या 2 किया होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए क्या है
कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। तो आपने किसी एक का जीवन परिचय लिखा होगा, सबसे सरल देखिए किसका है, जयशंकर प्रसाद का ज़्यादातर बच्चों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5-6 का खा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उनकी कोई एक रचना, जो भी आपने जीवन परिचय लिखा हो, उनकी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने तुलसीदास का जीवन परिचय लिखा होगा और उनकी कोई रचना आपने बताई होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपने एक कोई श्लोक की उम्मीद है कि लिखा होगा जो कि 2 अंकों का था। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए इसके मैं क्या कर कि पहला क्वेश्चन जैसे ज्ञान कुत्र संभवति। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका हम आपको आंसर देंगे। देखिए सबसे पहले डालेंगे क्या, प्रश्न उत्तर संख्या 8, ज्ञान कुत्र संभवति। तो इसका आंसर हो गया ज्ञान सर्वत्र संभवति। फिर नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो लिया क्या कि चौथा, चंद्रशेखर का आशित, यानी कि इसमें से 4 में से कोई 2 ही आपको करने हैं। तो चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर कौन थे? तो देखिए चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवका आशित। तो आपका आंसर था क्या कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे, कौन? चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपने जो निबंध इन 4 में से कोई एक टॉपिक पर लिखा होगा, तो शायद है कि आतंकवाद पर भी आपने बहुत अच्छा लिख दिया होगा, वृक्षारोपण पर भी, यानी कि मेरा प्रिय कवि, जो भी आपने लिखा हो, नारी शक्तिकरण। तो इन 4 में से अगर देखा जाए तो आपको जो सरल लगा होगा, आपने उम्मीद करता हूँ कि वही किया होगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।